प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वक्त है हमारे आज के हॉट इशू का। आज का हॉट इशू है ईरान अमेरिका जंग में तेज़ी आ गई है और इसके साथ तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे आम आदमी की ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात में इजाफा होगा। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में आपने देखा है तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। हमें ज्वाइन किया है अवैस सलीम साहब ने, जो माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के और प्रोफेसर भी हैं लमार यूनिवर्सिटी टेक्सास में। आजकल पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए हैं, सहाफ़त भी पाकिस्तान में कर चुके हैं और हमें हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ज्वाइन किया है और अमेरिका के बारे में बताएंगे कि वहाँ लोग क्या सोच रहे हैं इस जंग के बारे में। क्योंकि हमने देखा कि अमेरिका में इस जंग के बारे में शुरू से ही एक मकबूल जंग नहीं रही और अब इंतखाबात करीब आ रहे हैं। अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोगों ने रिज़ाइन भी किया है जो ट्रंप के साथी थे इस जंग के ख़िलाफ़, लेकिन ये जंग ना ईरान जीत पा रहा है ना अमेरिका जीत पा रहा है। कहा यह जा रहा है जब तक एक साइड की मुकम्मल शिकस्त नहीं होगी ये नहीं रुक सकती। आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया अबसार साहब। देखिए, इस जंग का जो मौजूदा मंजरनामा है इसके बारे में बात करने के लिए और अमरीकी अवाम का सेंटिमेंट समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम डिस्कस कर लें। जब डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार बने तो उन्होंने बुनियादी तौर पर दो चीज़ों पर इलेक्शन लड़ा था। एक तो ये कि उस वक्त इकोनॉमिक स्लो डाउन था, जो बाइडन की हुकूमत उसको फिक्स नहीं कर पा रही थी और वो ये कहते थे कि मैं वाइट हाउस में आऊँगा तो मैं फ़ौरन जो है वो कीमतें नीचे ले आऊँगा। दूसरा, उनका यह दावा था कि वो जो उस वक्त दो जंगें जारी थीं, एक गज़ा की और एक यूक्रेन की, उनको फ़ौरन वो बंद करवा देंगे अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके। और जंगों का मामला और मईशत का मामला आपस में जुड़ा हुआ है क्योंकि पिछले 20 साल से, ख़ास तौर पर जब से 9/11 के बाद ये पहले अमेरिका इराक़ में गया, फिर अफ़गानिस्तान में गया, उन जंगों पर जो अखराजात हुए उसकी वजह से अमरीकी मईशत पर एक दबाव है और वो दबाव जो है वो आम अमरीकी महसूस कर रहा है। तो ये तवक्को जो उनको डोनाल्ड ट्रंप से थी, जिसकी बुनियाद पर बहुत से ऐसे लोगों ने, ख़ास तौर पर इमिग्रेंट्स और नौजवान जो ट्रेडिशनली रिपब्लिकन पार्टी को वोट नहीं करते, उन्होंने भी उनको वोट दिए थे। अब वो तवक्कुआत उस तरह से पूरी नहीं हो रही। तकरीबन 1.5 साल उन्हें वाइट हाउस में हो गया है, बल्कि वो एक ऐसी नई जंग में चले गए हैं जिसका बज़ाहिर कोई एंड नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि वेनेजुएला में जो कार्रवाई की डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद वो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, वो और उनकी टीम। और इस जंग के शुरू होने से पहले ही अमरीकी अखबारात लिख रहे थे, तज्जियाकार वार्न कर रहे थे अमरीकी हुकूमत को कि आप ईरान को वेनेजुएला समझने की गलती न करें, क्योंकि उस वक्त आपको याद होगा कि ईरान के अंदर भी कुछ शोरिश थी, मुजाहरे हो रहे थे और अमरीकी जो इंतज़ामिया थी, ख़ास तौर पर जो प्रो इसराइल एलिमेंट थे, जो बहुत डोनाल्ड ट्रंप के करीबी ज़राए समझे जाते हैं और उसमें उनके दामाद भी शामिल हैं, उनका यह ख्याल था कि शायद उस सेंटिमेंट को इस्तेमाल करके अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है, कोई रेजीम चेंज की जा सकती है और कामयाबी हासिल की जा सकती है, लेकिन उसका उल्टा नतीजा निकला। अब पहले 4 साढ़े 4 महीने में जब तक हमने फिर वो सीज़ फायर एग्रीमेंट देखा, वो मैं उसको जंग का पहला फ़ेज़ कहता हूँ। उस पहले फ़ेज़ में हमें यह नज़र आ रहा था कि अमरीकी जो अहदाफ हैं और ईरानी अहदाफ हैं उनमें बड़ा फ़र्क था। अमेरिका को बड़ी जल्दी ये अंदाज़ा हो गया था कि हम इस जंग में फंस गए हैं और हमें इससे निकलना चाहिए। और ईरान जो है उनका एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि वो इस जंग के शुरू होने से पहले भी बार बार ये कह रहे थे कि हम निगोसिएशन के लिए तैयार हैं, हम अपनी जोहरी कैपेबिलिटी पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद न सिर्फ जंग छेड़ दी गई बल्कि उनकी पूरी सफ़े अव्वल की क़यादत आपने देखा वाइप आउट हो गई। ये तो हो गया ना, उसके बाद मुआहिदा हुआ, अब दोबारा मुआहिदा ख़त्म हो रहा है। अब ये जो इस वक्त सिचुएशन है, आपने कहा कि गज़ा और यूक्रेन की जंग बंद करवाने का वादा करके ट्रंप ने वोटर्स को अट्रैक्ट किया, तो ना गज़ा में जंग बंद हुई ना यूक्रेन में हुई, बल्कि ये अब एक नई जंग शुरू होगी। तो आप समझते हैं एक अमेरिकी शहरी के तौर पे कि ट्रंप फेल हो गया है और पहले 1.5 साल में फेल हो गया है जो उसका सबसे बड़ा वादा था उसमें? बिल्कुल। और ये सेंटिमेंट अब उनके जो कोर वोटर्स हैं उनके अंदर हमें नजर आ रहा है। मैं टेक्सास में रहता हूं और टेक्सास एक रिपब्लिकन स्टेट है जिसके अंदर मागा सपोर्टर्स जो हैं, जो कोर सपोर्टर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो भी बहुत बड़ी तादाद में हैं और बहुत से लोगों से मिलना जुलना भी होता है, बातचीत भी होती है तकरीबात में। वो यही कहते हैं कि हम ये नहीं सोच सकते थे कि मामलात यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ मैं ये ज़रूर कहता चलूँ कि उन लोगों का किसी ह्यूमन राइट्स से या इंटरनेशनल लॉ से
कोई ताल्लुक उस तरह से नहीं है कि वो उसकी परवाह करते हों, तो इस वजह से ये कह रहे हों कि इनको ये जंग नहीं करनी चाहिए। जो इसका मईशी दबाव आया है मईशत पर और उनकी जेब पर जो आया है, जो प्रोजेक्शन अमेरिका के अंदर हुई है उसके मुताबिक तकरीबन $500 एक एवरेज फैमिली को फी हफ्ता जो है इजाफी खर्च करना पड़ रहा है, उसकी वजह से उन्हें यह लगता है कि शायद ये जंग डोनाल्ड ट्रंप को नहीं करनी चाहिए थी। अगर ऐसा ना होता तो शायद वो कहते कि आप इसको जारी रखें। तो ये सेंटीमेंट अभी जो इलेक्शन होने नवंबर में कांग्रेस के, उसमें नजर आएगा। देखिए, अमेरिकी तारीख में पिछली 5 दफा जब भी क्रूड ऑयल की कीमत $100 फी बैरल से ऊपर गई है, तो जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको उसका नुकसान हुआ है और वो मिड टर्म इलेक्शन नहीं जीत सकी। कि पिछले 100 साल में, पिछले अमेरिकी तारीख में पिछली 5 दफा जब ऐसा मौका था कि क्रूड ऑयल की कीमत $100 फी बैरल से ऊपर गई हो और वो मिड टर्म हार गई सिटिंग गवर्नमेंट, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी जंग हो। एग्जैक्टली। इस दफा जो है वो वैसे ही बड़ी मार्जिनल सी बर्तरी है रिपब्लिकन पार्टी को, 5 नशिस्तों की बर्तरी है सेनेट में और शायद 4 या 5 की बर्तरी है कांग्रेस के अंदर। और उसमें भी ये इस जंग के हवाले से आपने कांग्रेस की कार्रवाई भी देखी होगी, खसूसी जो इजलास मुनक्किद हुए वो भी देखे होंगे, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के अपने उम्मीदवार ऐसे थे जो जो उनके मेंबरान थे वो ये कहा करते थे कि इस जंग को बंद करना चाहिए। और उसी सेंटिमेंट की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इसको एक बाकायदा जंग डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि उसके लिए फिर उन्हें कांग्रेस की मंजूरी लेनी पड़ेगी, उन्हें अखराजात की मंजूरी लेनी पड़ेगी, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले की खबर है कि अमेरिकी इंतजामिया ने कोई $87.6 बिलियन की इजाफी जो ग्रांट है वो मांगी है। ये जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, इसमें आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि ईरान की पोजीशन इस जंग में मजबूत है इस वक्त। ईरान की पोजीशन इसलिए मजबूत है क्योंकि उन्होंने पहले दिन से जो स्ट्रेटजी इख्तियार की वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी थी। वो कोई शॉर्ट टर्म का मुआहदा नहीं करना चाहते थे, ख़ास तौर पर उस नुकसान के बाद जो उन्होंने बर्दाश्त किया। और मुझे तो ऐसे लगता है कि 40-45 साल में जो उन्होंने सैंक्शंस बर्दाश्त की, अपना जानी और माली नुकसान करवाया, उसकी वजह से वो शायद तैयार थे इस किस्म की इवेंचुअलिटी के लिए। और फिर जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है उसकी शक्ल में उनके पास दुनिया की माशी शहरग एक तरह से उनके काबू में आ गई थी। आपने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की जो बात की है, मैं स्ट्रेट ऑफ मंदब, बाबुल मंदब की तरफ आना चाहता हूँ। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि जंग तो इसराइल और अमेरिका ने शुरू की ईरान के ख़िलाफ़। अब इसराइल इस जंग में नहीं है, अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रही है। और अमेरिका और ईरान के से मुराद है कि ईरान हमले कर रहा है अरब ममालिक पे और अमेरिका हमले कर रहा है ईरान पे। इसराइल अलग से बैठा है, उस पर ईरान कोई हमला नहीं कर रहा। इसराइल गज़ा में भी जंग जारी रखे हुए है, वहाँ भी लोगों को मार रहा है, लबनान में भी मार रहा है। इसमें जो सऊदी अरब पे हमले किए हैं ईरान ने, हुसीज़ ने, उससे पाकिस्तान ने जो बयान दिया है सख्त कि ये सऊदी अरब पे हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसको आप कैसे देखते हैं? ये सिचुएशन में कोई तब्दीली लाएगा? जो हम कह रहे हैं कि ईरान की पोजीशन अमेरिका के विज़ावी तो मजबूत है, लेकिन इसराइल मौज में तो इसराइल है, उसको तो कुछ नहीं हो रहा, और ये मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ पड़ेंगे। देखिए, मैं तो इसको इसराइल की कामयाबी समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी खूबी से अमेरिका को इस जंग के फोरफ्रंट पर लाकर खड़ा कर दिया और ये अमेरिका और ईरान की जंग बन गई। अब जो ख़तरनाक बात है, पहले फेज़ की निस्बत अब इस फेज़ में जो 13 दिन पहले शुरू हुआ, ऐसे लगता है कि इसका दायरा बढ़ रहा है और इसमें मज़ीद वेरिएबल्स शामिल हो रहे हैं। अब हूथी बागियों का और सऊदी अरब का जो तनाज़ा है वो इस ईरान अमेरिका जंग से बहुत पहले से चल रहा है और अब वो भी एक वेरिएबल के तौर पर इसमें ऐड हो गया है। दूसरी तरफ इसराइल जो है उसने साउदर्न लेबनान पर जो बमबारी है वो नहीं छोड़ी है और ईरान का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जब तक लबनान जो है इस मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा और इसराइल अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएगा, तब तक ये मुआहदा नहीं हो सकता। ईरान जो है उसका कोई डिफेंस एक्सपर्ट मेरा ख्याल है इसका जवाब बेहतर दे सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अपनी कैपेबिलिटी को फौरन जो है वो एग्जॉस्ट नहीं करना चाहते कि वो दूर तक मार करें, इसराइल को निशाना बनाएं। सो वो करीब जो अमरीकी इत्तेहादी हैं उनको निशाना बना रहे हैं और एक मैसेज देने की कोशिश अमेरिका कर रहे को हैं। फोरफ्रंट पे ले आया है, शरारत की है, खुश है। क्या ईरान को ये इसराइली शरारत नजर नहीं आती? ईरान को उसका हिस्सा बन रहा है और मुस्लिम ममालिक पे जवाबी हमले कर रहा है बजाय इसराइल के।
देखिए जैसे मैंने पहले इसराइल कहा, में तो इत्तेहादी है ना अमेरिका का, ये बात बिल्कुल ठीक है। उस पर क्यों नहीं हमला वो सिर्फ इत्तेहादी नहीं है बल्कि अमेरिका का लाडला बच्चा भी और है, उसी ने और सारा कुछ शुरू किया है। उसी ने शुरू किया। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कभी कभार नाराज होकर कोई ऐसा बयान जरूर दे देते हैं रस्मी तौर पर कि वो खुश नहीं है जो इसराइल कर रहा है, लेकिन अमली तौर पर उन्होंने कोई ऐसे इकदामात नहीं उठाए जिससे ये लगे कि वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं इसराइल से। ईरान ने जो है मैसेजिंग करने की कोशिश जरूर की है इन जो अमरीकी इत्तेहादी ममालिक हैं इस खिते के अंदर, उनको टारगेट करके, लेकिन इसराइल को जो उन्होंने शुरू में जरूर टारगेट किया था, पिछले साल जरूर टारगेट किया था, लेकिन अभी इस दफा नहीं किया है। मुझे उसकी यही समझ आती है कि वो शायद अपने रिसोर्सेज को फौरी तौर पे एग्जॉस्ट नहीं करना चाहते। इसकी कोई और अगर वजह हो बैकग्राउंड में जो हम सुनते हैं कि बातचीत चल रही है, लेकिन मुझे कोई मुआहिदा नहीं, लेकिन होता हुआ नजर नहीं चल आ रही रहा है तो सऊदी अरब के ऊपर हमला करना, जबकि वो पाकिस्तान का इत्तेहादी है और पाकिस्तान सालिस है, पाकिस्तान ने बहुत मदद की है ईरान की इस मुश्किल वक्त में, फिर ईरान ये हर एक दोस्त को नाराज कर रहा है लेकिन दुश्मन को वो नाराज नहीं कर रहा जो इसराइल है। ये बात ठीक है। और ये बात देखिए, अमेरिकी जो ग्रैंड स्टैंडिंग है, अमेरिकन इंपीरियलिज्म है, वो तो हम जानते हैं कि उन्होंने तारीखी तौर पर जब भी इस तरह की जंग में वो गए हैं और गलतियां की हैं, उन्होंने उन गलतियों से सबक नहीं सीखा, बल्कि वो आगे से आगे चलते चले जाते हैं। बल्कि 9/11 के बाद भी जो जंग उन्होंने शुरू की उसमें बहुत से ऐसे मौके आए जब उन्हें यह मशवरा दिया गया अमेरिका के अंदर कि आप अब पुल आउट कर लें, खासतौर पर बिन लादेन के कैप्चर करने के बाद, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक। अब मुझे ईरान भी ऐसे लगता है कि वो गिव एंड टेक पर फिलहाल तैयार नहीं है। दोनों फरीक जो हैं इस वक्त एक ऑल और नथिंग किस्म की जो है वो कैफियत में मुब्तला हैं, और इस तरह ऑल और नथिंग, और इस तरह ना कोई निगोसिएशन हो सकती है ना कोई मुआहिदा हो सकता है।